हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हम लोग अफ्रीका महाद्वीप अध्याय थर्ड को डिस्कस करें। अफ्रीका महाद्वीप में 54 कंट्री हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कंट्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है साउथ अफ्रीका से स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित एक कंट्री है। यह अफ्रीका महाद्वीप के विकासशील देशों में से अग्रणी देश है। 1910 तक इसे दक्षिणी अफ्रीका संघ कहा जाता था, जिसमें केप, नटाल, ट्रांसवाल तथा फ्री ऑरेंज स्टेट के श्वेत उपनिवेश सम्मिलित थे। मैप को एक बार देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, इधर जिम्बाब्वे है, इधर मुंजाबिक है, ये आपका इधर बोत्सवाना है, ये काला हारी मरुस्थल है, इधर नामीबिया है, ठीक है, ये स्वाजीलैंड है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में है, वैधानिक राजधानी केप टाउन है और आपका जो न्यायिक राजधानी है वह है ब्लॉम फाउंटेन। तो याद रखिएगा, अनेक भूसामरिक कारक दक्षिण अफ्रीका को दक्षिणी गोलार्ध का धुराग्र क्षेत्र बनाते हैं। यह 3 प्रमुख शांति क्षेत्रों का ध्रुवीय क्षेत्र है। पहला हिंद महासागर, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सन 1971 में शांति क्षेत्र घोषित किया गया। दूसरा अंटार्कटिक प्रदेश, जो 1959 के अंतरराष्ट्रीय संधि के द्वारा शोध और वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए सीमित है। तीसरा लैटिन अमेरिका, जो 1967 के संधि के द्वारा परमाणु शस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। इसका कुल एरिया लगभग 1,222,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/8वां भाग है। इसके पूर्व में मोजाम्बिक तथा स्वाजीलैंड है, उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे है, उत्तर में बोत्सवाना तथा उत्तर पश्चिम में नामीबिया स्थित है। दक्षिण पश्चिम में यह एक ओर से अटलांटिक महासागर और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके आंतरिक भाग में लेसेथो नामक देश स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर उत्मासा अंतरिप कहलाता है, केप ऑफ गुड होप कहलाता है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के 9 प्रांत हैं। उत्तरी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसके बाद है मपुमलंगा, ठीक है, मपुमलंगा, क्वाजुलू नेटल, ऑरेंज फ्री स्टेट, पूर्वी केप, उत्तरी केप, पश्चिमी केप और गौतेंग। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, इसके भौतिक लक्षण के बारे में अगर बात करें, साउथ अफ्रीका के जो भौतिक लक्षण है, फिजिकल फीचर्स जो है, देखिए, दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश धरातल जो है, भूभाग जो है वो पठारी है, जो समुद्र तल से 900 से 1800 मीटर ऊंचा है। पठार की अधिकतम ऊंचाई पूरब तथा दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पश्चिम पठार अधिकांशतः एक शुष्क स्टेपी भूमि है, जिसके ऊपर एकाकी चट्टानी पहाड़ियां, जिन्हें कोब्जे कहा जाता है, स्थित है। इसी प्रदेश में बृहद तथा लघु कारू भी स्थित हैं, जो शुष्क झाड़ियों वाला प्रदेश है। उत्तरी मध्य भाग में पठारी प्रदेश घासों से ढके हुए हैं, जिन्हें वेल्ड कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। यह डच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है घास का मैदान। यह उपजाऊ भूमि है, यहाँ सामान्य वर्षा होती है और कुल भूमि के 8वें हिस्से पर जो है, यानी 12% भूमि पर खेती की जाती है। ऑरेंज नदी ट्रांसवाल तथा ऑरेंज फ्री राज्य की मुख्य नदी है, जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, बहती है और अटलांटिक महासागर में ये जो है जाकर गिर जाती है। वाल इसकी सहायक नदी है। अन्य नदियों में लिम्पोपो है, जो हिंद महासागर में गिरती है। इसके उत्तर तथा पूरब की ओर पठार अधिक ऊंचा है, जिसे ऊंच वेल्ड कहा जाता है। यह प्रेरी घास के मैदान के भांति है। ऊंच वेल्ड का पश्चिमी विस्तार रैंड कहलाता है, जो विश्व का बृहत्तम स्वर्ण उत्पादक प्रदेश है। इस देश का सबसे बड़ा नगर जोहान्सबर्ग और प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया इसी भाग में स्थित है। ड्रेकेंसबर्ग के पूर्व में हिंद महासागर के मध्य स्थित भाग को क्वाजुलू या नेटाल प्रदेश कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का पठार संकरी तटीय मैदानी पेटी से अनेक उच्च पर्वतों के भ्रंशों के द्वारा सोपानों के रूप में ऊपर उठा है, जिसे महान ढलान कहा जाता है। इस स्कार्प का उच्चतम बिंदु पूर्व में ड्रेकन्सबर्ग पर्वतों में स्थित है, याद रखिएगा, जिसके कई शिखर जैंट कैसल तथा मॉन्टियो सोर्सेज समुद्र तल से 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं।
अटलांटिक तट के सहारे नामीब मरुस्थल जो नामीबिया के मरुस्थल का दक्षिणी विस्तार है, दक्षिण तक फैले हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में इनका फैलाव है। इसके दक्षिण में केप अंतवेप के तीनों ओर तट और अस्कार्प भूमि के मध्य लंबी और संकरी पर्वत श्रेणियां तथा निम्न भूमियों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसीलिए इसकी जलवायु मृदु है। तीन ओर से यह समुद्रों से घिरा हुआ है, जिसका समकारी प्रभाव स्थानीय जलवायु पर पड़ता है। समुद्र से तीनों ओर से घिरे होने के कारण इसका जो जलवायु है, स्थानीय जलवायु पर इसका प्रभाव काफी ज्यादा है। समुद्र तल से ऊंचाई भी शीत जलवायु के लिए क्या है, उत्तरदायी है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, केप प्रदेश का अधिकतर भाग शुष्क मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय है, परंतु नटाल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में जलवायु जो है वो मतलब क्या है, गर्म आर्द्र है। जलवायु गर्म आर्द्र है। इसके दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। इसके पश्चिमी तट पर ठंडी बेंगुआला धारा, पूर्वी तट पर गर्म अगुलहास धारा का भी प्रभाव पड़ता है। इन्हीं कारणों से देश की जलवायु सुहाना है। देश के दक्षिणी मध्य भाग में वर्ष भर वर्षा होती है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। दक्षिण पश्चिम में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिसका प्रमुख कारण अटलांटिक महासागर की ओर से चलने वाली पछुआ पवने हैं। दक्षिण अफ्रीका में वर्षा की मात्रा के अनुसार प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदानों में ताड़ तथा अन्य उष्ण कटिबंधीय वनस्पति की प्रधानता है। कृषि के संदर्भ में अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका एक विशिष्ट कृषि प्रधान देश है। इसके नटाल क्षेत्र में गन्ने के विशिष्ट फार्म पाए जाते हैं। इसके वेल्ड क्षेत्र को मक्का का त्रिभुज में परिवर्तनशीलता कहा जाता है। यहाँ पर कपास, गेहूं, तंबाकू, खट्टे फल आदि भी यहाँ पैदा किए जाते हैं। चरगाहों में पशुओं के प्रजनन और पालन को पशुचारण कृषि खेती कहते हैं। और दक्षिणी अफ्रीका में जो है कृषि की अपेक्षा पशुपालन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वेल्ड प्रदेश में मिश्रित कृषि प्रचलित है। भेड़, बकरी, गाय, बैल बड़ी संख्या में यहाँ पाले जाते हैं। यहाँ की अंगोरा बकरियां मोहेयर ऊन के लिए प्रसिद्ध है। मोहेयर। दक्षिण अफ्रीका विश्व का विशालतम ऊन उत्पादक देश है। कुछ भागों में कृषि फार्मों पर खाद्य और वाणिज्यिक फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इस प्रकार के कृषि को मिश्रित कृषि कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए जो है प्रसिद्ध है। मेरिनो भेड़ से अच्छे किस्म का ऊन प्राप्त होता है। विश्व में ऊन के निर्यातक देशों में ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका का दूसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है। खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में विश्व की प्लेटिनम, मैग्नीज, क्रोमियम, सोना, एल्यूमिनियम, सिलिकेट तथा वेनेडियम के भंडार मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त हीरा, कोयला, निकेल, एंटीमनी और जर्कोनियम के भी विशाल भंडार पाए जाते हैं। अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट से लेकर प्रिटोरिया होते हुए पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील तथा विस्तृत पेटी में किम्बरले निक्षेप में हीरा मिलता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सोना उत्पादक देश है। प्रारंभ में वीट वाशरलैंड स्वर्ण भंडारों यानी सोना के भंडारों में सबसे समृद्ध है। इस क्षेत्र में स्थित जोहान्सबर्ग नगर सोना उत्पादन का बृहत्तम केंद्र है, इसीलिए इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग के चारों ओर भारी औद्योगिक केंद्र तथा कारखाने स्थापित हुए हैं, जिस कारण यह जो है गौटेंग के नाम से जाना जाता है। लौ अयस्क निक्षेप केप प्रांत और ट्रांसवाल में मिलता है। यहाँ के पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में अत्यधिक सामाजिक और नृजातीय विविधता पाई जाती है, जनजातीय विविधता पाई जाती है। नेटाल प्रदेश में जुलू, पूर्वी केप में खोसा और बोत्सवाना के सीमा के पास सवाना लोगों का जो है जमावड़ा रहता है। डरबन में भारतीय मूल के निवासियों और केप टाउन के आसपास जो है निग्रो नस्ल के लोगों की अधिकता है। यहाँ की 2/3 जनसंख्या अश्वेतों की है, जहां कुल जनसंख्या का केवल 5वां भाग ही श्वेत या गोरे लोगों का है। यहाँ के अश्वेत लोग बंतू भाषाएं बोलते हैं। अफ्रीकी लोगों में 4 प्रमुख वर्ग सोथो, नगूनी, वेंटा और शानगन टोंगा है। ऐसा माना जाता है कि बुशमैन तथा हाटेनटाइट यहाँ के सबसे प्राचीन निवासी थे। दक्षिण अफ्रीका में यूरोपीय लोगों के 2 उपवर्ग हैं। पहला डच ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेशों के वंशज, जिनमें बाद में
जर्मन और फ्रेंच भी सम्मिलित हो गए। दूसरा है ब्रिटिश लोगों के वंशजों के प्रांत पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित होने पर यहां बसे। यहाँ के नगर के बारे में अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर जोहान्सबर्ग है। ठीक है, जोहान्सबर्ग ट्रांसवाल तथा ऑरेंज फ्री राज्य में स्थित है। जोहान्सबर्ग ट्रांसवाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट में स्थित है। काले लोगों की सिवेटो नगरी तथा देश की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया भी इसी देश में स्थित है। केप टाउन में देश की संसद स्थित होने के कारण इसे देश की विधायी राजधानी भी कहा जाता है। किम्बरले ऑरेंज फ्री स्टेट का महत्वपूर्ण नगर है, राजधानी और हीरो के लिए जो है ये प्रसिद्ध मंडी है। डरबन नटाल प्रांत का सबसे बड़ा नगर है। पोर्ट एलिजाबेथ तथा ईस्ट लंदन हिंद महासागर तट पर स्थित प्रमुख पतन है। इसके बाद अल्जीरिया के बारे में अगर बात करें तो अल्जीरिया भूमध्य सागर तट पर उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है, जिसका कुल एरिया लगभग 2381.7000 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चिम में मोरक्को, पश्चिम में मोरक्को एवं पश्चिमी सहारा, पूर्व में लीबिया, दक्षिण पश्चिम में मॉरिटानिया एवं माली और दक्षिण पूर्व में नाइजर स्थित है। पूर्व में अल्जीरिया फ्रांस के अधीन था, जो 1962 में स्वतंत्र हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो यह जो है मगरिब यानी उत्तर पश्चिम अफ्रीका का एक भाग है, जिसके केंद्र में अल्जीरिया के अतिरिक्त ट्यूनिसिया तथा परिधि में मोरक्को, लीबिया, चाड, नाइजर, मॉरिटानिया सम्मिलित है। वर्तमान समय में मगरिब के अंतर्गत मोरक्को, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया तथा ट्यूनिसिया सम्मिलित है। अल्जीरिया के उत्तरी भाग पर जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एटलस पर्वत का विस्तार है। इसके दो प्रमुख श्रेणियां हैं। देखिए, उत्तर में भूमध्य सागर की ओर टेल एटल्स तथा दक्षिण में सहारा एटलस टेल एटलस और दूसरा है जो है दक्षिण में सहारा एटलस। अल्जीरिया के दक्षिण पूर्वी भाग में जो है होगार पर्वत स्थित है, जो इसके शेष भाग मरुस्थलीय हैं। उत्तर के टेल एटलस पर दक्षिण के ढलान की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। जहां पर एटलस पर्वत समाप्त होता है, वहां से सहारा मरुस्थल जो है प्रारंभ होता है, इसका शुरुआत होता है। अल्जीरिया के उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिण की ओर अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु मिलती है, यानी 15 सेंटीमीटर से यहाँ पे कम वार्षिक वर्षा होती है। तटीय भाग से आंतरिक मरुस्थलीय भाग में तापमान में अत्यधिक भिन्नता है। तटवर्ती नगर अल्जीयर्स यानी राजधानी जो है अल्जीयर्स, ठीक है, अल्जीयर्स, यहां पर जनवरी में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड और जुलाई में 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर दर्ज होते हैं। यहां वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर है। वर्षा जो है औसतन 100 सेंटीमीटर होता है, जो अधिकांशतः शीत ऋतु में होता है। देखिए, अहगार पर्वत के दक्षिण में 15 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। अल्जीरिया की प्राकृतिक वनस्पति पर जो है यहाँ की स्थलाकृति तथा जलवायु का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अल्जीरिया के उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलती है, जबकि दक्षिणी भाग में सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में कंटीली झाड़ियां जैसे कि नागफनी ये पाई जाती है। अल्जीरिया के उत्तरी भाग में कॉक, ओक, सीडर प्रमुख वनस्पति हैं। इन दोनों प्रकार के वनस्पतियों के मध्य स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलती है। इन दोनों प्रदेशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय घास से पाई जाती हैं। देश का 80% धरातल अत्यधिक शुष्क और विषम पर्वतीय एवं पठारी होने के कारण फसलों उत्पादन और पशुचारण के लिए उपयोगी नहीं है। उत्तरी भाग के सापेक्ष उर्वर क्षेत्रों में कृषि कार्य होता है। छोटे मरुधानों में उत्तम किस्म के जो है छुहारे यानी ड्राई डेट्स का जो है उत्पादन होता है, छुहारे का उत्पादन होता है। अल्जीरिया में लोहा, पारा, जस्ता, तांबा, एटीमनी, फॉस्फेट, पेट्रोलियम खनिज पाए जाते हैं। अल्जीरिया के तेल के भंडार लीबिया के सीमा पर स्थित है। यहां से जो है अगर बात करें तो पाइप लाइनों के द्वारा पेट्रोलियम को भूमध्य सागर के तट पर लाया जाता है। यहां से इसको यूरोपीय देशों को जो है निर्यात कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। यहाँ गेहूं, जौ, आलू, फ्लैक्स, तंबाकू उगाए जाते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में अनार और अंजीर प्रमुख फल है। यहाँ पे शराब और जैतून के तेल का भी उत्पादन होता है। आंतरिक बेसिनों में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। देखिए, अल्जीरिया की प्रमुख खनिज संपदा तेल एवं प्राकृतिक गैस है। एलपीजी के उत्पादन में अल्जीरिया एक प्रमुख निर्यातक देश है, जिसका अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया जाता है। अल्जीरिया के अधिकतर उद्योग कृषि या तेल पर आधारित है। देखिए, अल्जीयर्स, ओरन, अनाबा, एस्किकदा और कॉन्स्टेंटाइन
मुख्य औद्योगिक नगर है जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। अल्जीरिया की जनसंख्या में मुस्लिम अरबों की प्रधानता है। अल्जीयर्स देश की राजधानी, बंदरगाह और सांस्कृतिक केंद्र है। भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश का बृहत नगर जो है यही है, और ओरान द्वितीय बृहत नगर और पतन है। इसके बाद लीबिया के बारे में अगर बात करें तो देखिए, लीबिया जो है भूमध्य सागर के तट पर स्थित लीबिया का कुल एरिया लगभग 1,759,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके पूर्व में मिस्र और सूडान है, दक्षिण में चाड तथा नाइजर, पश्चिम में ट्यूनिसिया और अल्जीरिया, और उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है। पहले यह इटली का उपनिवेश था जो 1947 में स्वतंत्र हुआ। लीबिया का भूमध्य सागर तटीय भाग का जो यह तटीय भाग है वो समतल मैदान है, जिसके दक्षिण की ओर जाने पर ऊंचाई में वृद्धि होती है। इसके मध्य और दक्षिण भाग में तटीय दलदली भूमि, जाफरा का मैदान और जबल नफुसा का पठार अवस्थित है। देखिए, सिदरा की खाड़ी के पूर्व में स्थित उत्तर पूर्वी प्रदेश संकरे अल मर्ज मैदान से दक्षिण की ओर जबल अल अखदार पर्वत स्थित है। लीबिया के दक्षिण में देश के कुल एरिया लगभग जो है, कुल क्षेत्रफल लगभग 90% भाग पर शुष्क सहारा मरुस्थल का फैलाव है। धरातल के दृष्टि से लीबिया को 3 प्रदेशों में जो है बांटा जा सकता है। लीबिया के जो भौतिक प्रदेश है 3 भागों में बांटे गए हैं। उत्तर पश्चिम में ट्रिपोलिटेनिया, पूर्व में सायरेनिका पूर्व में, और दक्षिण पश्चिम में फैजान। लीबिया का उच्चतम बिंदु याद रखिएगा बट्टे शिखर है। अल कुफरा घाट तथा गुदामिस यहाँ के 3 प्रमुख मरुद्यान हैं। लीबिया के भूमध्य सागरीय तट पर प्रारूपिक जलवायु यानी शुष्क ग्रीष्म ऋतु, मृदु आर्द्र शीत ऋतु पाई जाती है, जिसमें गर्मी का मौसम गर्म और शुष्क तथा शीतकाल में वर्षा होती है। त्रिपोली में ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतकालीन औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि वार्षिक वर्षा का औसत 38 सेंटीमीटर रहता है जो शीतकाल में होती है। अल अजीजिया में विश्व का सर्वाधिक तापमान जो है 58 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दर्ज किया गया है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में मई से जुलाई के बीच अत्यधिक गर्म गिबली पवने सहारा मरुस्थल में जो है उत्तर की ओर चलती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो याद रखिएगा, जबल अल अखदार पर्वतीय क्षेत्र वनाच्छादित है, वनों से घिरे हुए हैं। उत्तरी अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्टेपी वनस्पति यानी छोटी घासें उगती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्कता सह मरुदभेदी वनस्पतियां उगती हैं। लीबिया में सदावाहिनी नदियों का अभाव है, हमेशा बहने वाली नदियां यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं। यहाँ आंतरिक जलधाराएं बहती हैं जिन्हें वादी कहा जाता है। अधिकांश जल भूमिगत साधनों से यानी कुओं से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पोटास, लौह अयस्क लीबिया के प्रमुख खनिज संसाधन है। सायरेनिका, देखिए याद, सायरेनिका क्षेत्र में तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं। खाने वाला समुद्री नमक यहाँ का प्रमुख खनिज है। लीबिया का केवल 6% भूभाग ही कृषि के योग्य है, कृषि कार्य के लिए जो है उपयोगी है। भूमध्य सागरीय तट पर त्रिपोली तथा ईवन गाजी के मध्य सिंचाई के द्वारा गेहूं, जौ, जई, अंजीर, खट्टे फल, ठीक है, बादाम, अंगूर, सब्जियां, चारे, ये सभी चारे वाली जो फसलें इनको उगाया जाता है। पेट्रोलियम शोधन, रसायन, रंग, वस्त्र, हस्तशिल्प आदि लीबिया के प्रमुख उद्योग हैं। मशीनरी, खाद्यान्न और युद्धास्त्र, ठीक है, युद्धास्त्र प्रमुख आयात की जाने वाली ये वस्तुएं हैं। लीबिया में अरबी मूल के लोगों की प्रधानता है जो अरबी भाषा बोलते हैं। अन्य अल्पसंख्यक में हरातीन, निग्रो, बार्बर, तुआरेग और तेबू जनजाति के लोग सम्मिलित हैं। सेबहा से त्रिपोली तक तट के साथ देश के जो है आंतरिक भाग में सड़क और रेल लाइनों का पर्याप्त विकास हुआ है। तो सेबहा से त्रिपोली तक तट के साथ साथ देश के जो आंतरिक भाग है यहाँ पर जो है सड़क और रेल लाइनों का पर्याप्त जो है डेवलपमेंट हुआ है। भूमध्य सागर के तट पर स्थित त्रिपोली देश की राजधानी, व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है। त्रिपोली, बेनगाजी तथा टाब्रुक बंदरगाह प्रमुख है। इदरिस और बेनीना यहाँ के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। मोरक्को के बारे में अगर बात करें तो देखिए, मोरक्को अटलांटिक तट पर उत्तर पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक मगरियू देश है। मगरियू, जिसका कुल एरिया लगभग 710.8 हजार वर्ग किलोमीटर है। इसके दक्षिण में पश्चिमी सहारा तथा मॉरिटानिया, पूर्व में अल्जीरिया, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तरी सीमा पर भूमध्य सागर स्थित है।
देखिए भौगोलिक दृष्टि से यह यूरोप के सर्वाधिक निकट स्थित है, 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि इसे स्पेन से अलग करती है। तो याद रखिएगा, जिब्राल्टर जल संधि इसे स्पेन से अलग करती है। मोरक्को तट के समानांतर एटलस पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है, जो यूरोप के अल्पाइन पर्वत क्रम का ही विस्तार है। मोरक्को में इन्हें ऊंच एटलस कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। एटलस पर्वत के उत्तर में तटीय मैदान स्थित है, जबकि अनेक दक्षिण में अर्ध शुष्क स्टेपी घास के मैदान तथा सहारा मरुस्थल जो है विस्तृत है। मोरक्को की जलवायु पर 3 कारकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। पहला, अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर का। दूसरा, पश्चिमी तट के सहारे बहने वाली ठंडी कनारी धारा। और तीसरा, ऊंच एटलस पर्वतों की स्थिति। ये तीनों जो स्थिति हैं, ये मोरक्को की जलवायु पर काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं। रबात राजधानी है। रबात में जुलाई का जो औसत तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और जनवरी का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पाया जाता है। एटलस पर्वतों के प्रभाव से यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। पवनों उन्मुखी ढाल पर स्थित देश की राजधानी रबात में औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर होती है, जो दक्षिण की ओर जाते हुए कम होती जाती है। सहारा मरुस्थलीय प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देखिए, वर्षा के वितरण पर स्थलाकृति यानी एटलस पर्वत का प्रभाव पड़ता है। मोरक्को का लगभग 9% क्षेत्र वनों के अंतर्गत आते हैं। 9% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। जिन भागों में वर्षा अधिक होती है वहां वनों का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत अधिक है। एटलस पर्वतों के सम्मुख ढालों पर पाइन, देवदार, कार्क ओक और सीडर तथा फर तथा अन्य भूमध्य सागरीय वनस्पतियां जो है मिलती हैं, जबकि पवन ढालों पर जो है स्टेपी घास भूमियां स्थित हैं, जो सहारा मरुस्थल की ओर कंटीली झाड़ियों में विलीन हो जाती हैं। यहाँ की मिट्टी पर जलवायु और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। उत्तरी ढालों पर उर्वर जलोढ़ और पर्वतीय मिट्टियां, जबकि दक्षिणी मरुस्थलीय भाग में रेतीली मिट्टियां जो है पाई जाती हैं। मोरक्को का सबसे महत्वपूर्ण खनिज फास्फेट है, जिसका मुख्य भंडार पश्चिमी सहारा में स्थित है। मोरक्को में फास्फेट बड़ी मात्रा में मिलता है। यह विश्व का प्रधान फास्फेट आपूर्ति करता है। लौह अयस्क, सीसा, मैग्नीज, कोयला अन्य प्रमुख खनिज हैं। मोरक्को मूलतः जो कृषि प्रधान देश है। इसकी 48% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि में संलग्न है। तो याद रखिएगा, मोरक्को में 48% जनसंख्या जो है परोक्ष रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि में लगी हुई है। यहाँ भूमध्य सागरीय तट पर खाद्यान्न, खट्टे फल, सब्जियां, अंजीर, जैतून जो है उगाए जाते हैं। मरुभूमियों में खजूर, सब्जी और जौ की खेती होती है। गलीचे, वस्त्र उद्योग, चमड़े का सामान, खनन, चीनी, धातु, कर्म, रसायन, पर्यटन प्रमुख उद्योग हैं। भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर के तटों पर स्थित सुंदर पुलिन पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण के केंद्र हैं। मोरक्को की लगभग 99% जनसंख्या मुस्लिम है। 99% जो पॉपुलेशन है मोरक्को में मुस्लिम है। यहाँ बड़ा भाग बर्बर नृजातीय वर्ग का है। इस देश की राजधानी रबात है। फेज तथा माराकेश अन्य प्रमुख नगर हैं। इसके बाद ट्यूनिसिया है। इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ट्यूनिसिया जो है उत्तरी अफ्रीका के भूमध्य सागर तट पर स्थित ट्यूनिसिया एक छोटा सा कंट्री है, जिसका कुल एरिया 164,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चिम में अल्जीरिया, उत्तर तथा उत्तर पूर्व में भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्व में लीबिया स्थित है। याद रखिएगा, यह फ्रांस का संरक्षित राज्य रहा है। यह फ्रांस का अगर बात करें तो क्या है, संरक्षित राज्य रहा है, जो 1956 में स्वायत्त शासी और 1957 में गणतंत्र बना। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय है, यानी गर्मियों में मौसम शुष्क और उष्ण रहता है। सर्दियों में वर्षा शीतोष्ण चक्रवातों से होती है। प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह एक कृषि प्रधान देश है। 50% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। यहाँ गेहूं, जौ, जई, छुहारे, जैतून, रसदार फल, बादाम, अंजीर, सब्जियां, अल्फा नामक घासें जो है उगाई जाती हैं। फास्फेट, लौह अयस्क, सीसा, जस्ता यहाँ प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिज तत्व हैं। कुछ मात्रा में खनिज तेल भी निकाले जाते हैं। सूती वस्त्र, रासायनिक पदार्थ, पेट्रोलियम, चमड़े का सामान कृषि पर आधारित मुख्य उद्योग हैं। यहाँ की जनसंख्या में बर्बर, अरब और यूरोपीय लोग शामिल हैं। ट्यूनिसिया की आधिकारिक भाषा अरबी है, याद रखिएगा। यद्यपि शिक्षित नगरीय लोग फ्रेंच भाषा का भी प्रयोग करते हैं। 98% लोग मुस्लिम हैं, 1% यहूदी हैं और 1% में अन्य हैं।
ट्यूनिस नगर यहाँ की राजधानी है, जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र है। पश्चिमी सहारा के बारे में अगर बात करें तो पश्चिमी सहारा का नया नाम सहरावी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, यह अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में मोरक्को, पूरब और दक्षिण में मोरिटानिया स्थित है। इसका एरिया जो है 266,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी लायून है। कहां पर है? याद रखिए, लायून है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बुरुंडी से हम लोग जो है कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर इसके लिंक को जो है शेयर कर दिया गया। आप वहां से लिंक को जो है मतलब कि क्या करके लिंक को आप टच करके डायरेक्ट जो है मेन जो है ग्रुप में पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।